चलिए जल्दी से वेस्ट एशिया में चल रहे अमेरिका के पूरे खेल को समझते हैं। अमेरिका की शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन की क्या स्ट्रैटेजी है, किस लिए अमेरिका ने वेस्ट एशियन क्राइसिस को मैन्युफैक्चर किया है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैप्चर किया, वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल किया और इसके बाद वेस्ट एशिया में क्राइसिस खड़ी करी। यानी पहले वेनेजुएला, जिसके पास विश्व के सबसे ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, वहाँ पर अपनी पकड़ बनाई गई और इसके बाद वेस्ट एशिया में एनर्जी क्राइसिस खड़ी की गई। अनप्रोवोक्ड ईरान के ऊपर अटैक किया गया। ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पर था, पीस टॉक्स आगे बढ़ रही थी, ईरान के सामने बहुत ज़्यादा कड़ी शर्तें रखी गई थीं, ईरान उसको भी मान गया था। लेकिन इसके बाद नेगोशिएशंस के बीच में ईरान के अंदर स्ट्राइक्स की जाती हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया जाता है और इससे वेस्ट एशिया में वॉर शुरू हो जाता है। ईरान मैसिवली रिटेलिएट करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, गल्फ देशों के ऊपर अटैक करता है। इससे गल्फ रीजन का ऑयल प्रोडक्शन हिट होता है, ऑयल सप्लाईज हिट होती हैं, यानी गल्फ देशों की एनर्जी अब ग्लोबल मार्केट्स में नहीं पहुंच पाएगी। वेस्ट एशियन देशों का तेल ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में नहीं आ पाएगा। तो इसके बाद सोचिए तेल के सोर्सेस कौन कौन बचे? रशिया, अमेरिका और वेनेजुएला। रशिया के ऊपर पहले से ही सैंक्शंस लगे हैं, यानी यूरोपियन देशों को पहले ही डिटर किया जा चुका है कि आप रशिया से तेल मत लो। तो यूरोपियन देश अपनी एनर्जी के लिए वेस्ट एशिया रीजन पर डिपेंडेंट थे। तो अब जब वेस्ट एशिया में क्राइसिस खड़ी कर दी जाएगी, रशिया से तेल ले नहीं सकते, तो फिर यूरोपियन देश अपनी ऑयल सप्लाई के लिए कहाँ की ओर रुख करेंगे? उत्तर है अमेरिका। सारा खेल इसी बात का है, संपूर्ण विश्व के ऊपर अमेरिका की एनर्जी डोमिनेंस स्थापित करने का है। काफ़ी सारे एशियन और यूरोपियन देश वेस्ट एशिया रीजन से अपनी एनर्जी इंपोर्ट करते थे। तो जब वेस्ट एशिया में क्राइसिस खड़ी करके सप्लाई की शॉर्टेज क्रिएट की जाएगी, ऑयल के दाम बढ़ेंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तब कई यूरोपियन और एशियन देशों के लिए अमेरिका और अमेरिकन कंट्रोल्ड वेनेजुएला ऑल्टरनेटिव सप्लायर के रूप में उभरेगा। यूरोपियन देश जो अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाह रहे थे, वो फिर से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस मेंटेन रहेगा। पेरिस डील से खुद को निकालने के बाद अमेरिका ऑयल का ज़बरदस्त प्रोडक्शन करेगा। तेल के प्राइसेस बढ़ने से अमेरिका की ऑयल कंपनीज, जिन्होंने ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में डोनेशन किया था, उनका लाभ होगा। ट्रंप का भी निजी फायदा होगा। अमेरिकन एम्पायर का डिक्लाइन कुछ और समय के लिए रुक जाएगा। जब इतने सारे देश अपनी एनर्जी के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो अमेरिकन गवर्नमेंट जितने चाहे डॉलर्स छाप के कुछ और समय तक अपने मीन्स के बियॉन्ड स्ट्रेच करना जारी रखेगी। ये होगा अमेरिका का लॉन्ग टर्म गेन। लेकिन इसके लिए अमेरिकन्स को झेलना पड़ेगा शॉर्ट टर्म पेन, और वो है जो अभी अमेरिका के अंदर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये ट्रंप का गेम प्लान नज़र आ रहा है। तो जो लग रहा था कि वेस्ट एशिया में वॉर शुरू करके ट्रंप ने मिस कैलकुलेशन की है, ये भी बिल्कुल हो सकता है कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया हो। ये बिल्कुल एक सोचा समझा ऑपरेशन हो, जिसके तहत वेस्ट एशिया में क्राइसिस मैन्युफैक्चर करके ऑयल प्रोडक्शन एंड सप्लाई को वेस्ट एशिया रीजन से अमेरिका और अमेरिका के द्वारा कंट्रोल्ड वेनेजुएला में शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि इस स्ट्रैटेजी की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि वेस्ट एशिया का युद्ध लंबा खिंचे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्राइसिस जल्दी से रिजॉल्व न हो पाए, ईरान और यूरोपियन देशों के बीच में कोई डील न हो पाए, देशों का इकोनॉमिक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके बाद वो अमेरिका की ओर रुख करने के लिए मजबूर हो जाएं। यही वजह है कि अमेरिका ने वेस्ट एशिया में क्राइसिस खड़ी करके इसे रिजॉल्व करने से मना कर दिया है। ट्रंप अब कह रहे हैं कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे। जिन देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आवश्यकता है, वो खुद अपनी नेवी भेजकर उसे खुलवा लें। यही वजह है कि फिर अमेरिका के बिना 60 देश एक साथ आए हैं। यूके के अंदर एक मीटिंग होल्ड की गई है, जिसमें शुरुआत में डिप्लोमेटिक मीन्स के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रिस्पेक्ट करने की बात की गई है। इन 60 देशों में भारत भी शामिल है। तो पहले डिप्लोमेटिक मीन्स के जरिए प्रयास किया जा रहा है। यदि सफलता नहीं मिली तो फिर मिलिट्री मीन्स का भी उपयोग किया जाएगा, क्योंकि ये 60 देश चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक नेचुरल वाटर बॉडी है, वहाँ पर ईरान किसी भी तरह का ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, किसी भी प्रकार का टोल टैक्स न वसूले, ट्रेड को स्मूथली होने दे, शिप्स को सेफली पास होने दे। इसलिए मल्टीपोलर डिप्लोमेसी के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रिजॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यदि वेस्ट एशिया में आ रखी एनर्जी क्राइसिस जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाती है, तब तो ठीक है। लेकिन यदि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड लंबा चलता है, यह युद्ध लंबा खिंचता है, तब उस केस में यूरोपियन और एशियन देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
और ये चीज़ उन्हें अमेरिका की ओर रुख करने के लिए इंसेंटिवाइज करेगी। तो अमेरिका की चाल यही है कि वेस्ट एशिया की ऑयल सप्लाई को कमज़ोर किया जाए, जिससे ऑल्टरनेटिव सप्लायर के रूप में अमेरिका का महत्व बढ़े। जैसे जैसे तेल की शॉर्टेज होगी, शिपिंग डिसरप्ट होती जाएगी, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, देशों की इकोनॉमीज कोलैप्स होने लगेंगी, तब देश आनन फानन में ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स की ओर रुख करेंगे और वो ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स होंगे अमेरिका और अमेरिका के द्वारा कंट्रोल्ड वेनेजुएला। इस समय अमेरिका वन ऑफ द टॉप ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर्स है, लेकिन दूर होने की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से यूरोपियन और एशियन देश वेस्ट एशिया से एनर्जी इंपोर्ट करना प्रेफर करते हैं। और कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स के अनुसार बस इसे चेंज करने के लिए वेस्ट एशिया क्राइसिस को मैन्युफैक्चर किया गया है। ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी जाएं कि देशों के लिए एनर्जी इंपोर्ट की प्रेफरेंस अमेरिका बन जाए। अमेरिका एक सेफ और स्टेबल ऑल्टरनेटिव सप्लायर के रूप में उभरे। यूरोप और एशियन देश अमेरिकन एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। इन देशों के ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। विश्व में एनर्जी डोमिनेंस स्थापित करने का और अपनी हेजेमनी बरकरार रखने का अमेरिका का ये प्लान है। यही कारण है कि अच्छी खासी बनी बनाई ईरान की न्यूक्लियर डील से अमेरिका ने विथड्रॉ कर लिया। पेरिस क्लाइमेट डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया गया। नेगोशिएशंस के बीच में ईरान के ऊपर अटैक किया। जब कभी भी नेगोशिएशंस आगे बढ़ रहे होते हैं तो की नेगोशिएटर्स के ऊपर अटैक करके उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बनाया जाता है। इस बात को इंश्योर किया जाता है कि टेंशन्स बनी रहें। इसी के चलते अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन क्रिएट कर दिया गया है। क्राइसिस के लिए परफेक्ट कंडीशंस तैयार की गई हैं। इससे शॉर्ट टर्म के लिए अमेरिका को भी इंस्टेबिलिटी झेलनी पड़ेगी, इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉसेस झेलने पड़ेंगे, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी गिरती जाएगी, उसे डीस्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में देखा जाएगा। बट यदि अमेरिका इस शॉर्ट टर्म पेन को सहने में सफल हो जाता है, तब वो वेस्ट एशिया में मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस को एक्सप्लॉइट करके लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक लेवरेज गेन करेगा। दुनिया में जब कभी भी कहीं भी कुछ भी हो रहा हो तो हमेशा ये देखिएगा कि अंत में फ़ायदा किसका हो रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसी का हाथ है। तो यदि हम हाल फिलहाल में हुए इवेंट्स के डॉट्स को कनेक्ट करें और वेस्ट एशिया में क्रिएट की गई क्राइसिस से किसको जियोपॉलिटिकल एडवांटेज होगा इसे देखें, तो फिर हमारी समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आखिर हो क्यों रहा है और इसे कौन करवा रहा है।